Hello and welcome to Mahamaya Selection and you are with us in RBI Office Attendant English class और हम प्रिपेयर कर रहे हैं RBI Office Attendant के लिए इंग्लिश और आज है हमारा सेट 9। इससे पहले 8 सेट आ चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं वो है एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। ये जो एरर डिटेक्शन है करीब 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के RBI ऑफिस अटेंडेंट के पेपर में बिल्कुल होते हैं और हमें उनमें एरर्स पता करनी होती है। बिल्कुल छोटी छोटी एरर्स होती है जिसे हमें ध्यान से पकड़ना होता है और काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्वेश्चन है। हमारे पास एक सेंटेंस दी हुई है जिसे पार्ट्स में तोड़ा हुआ है और नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं और इनमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर है जिसे हमें ढूंढना है और अगर हमें कोई एरर ना मिले यानी कि सेंटेंस अगर पूरी तरह से करेक्ट हो तो हम नो एरर को भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कोझिकोड कॉन्क्लेव ऑल्सो सॉ द रूलिंग पार्टी ट्राइंग फॉर अ image makeover to counter the opposition's allegations of it being pro-rich and anti-Dalit। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि कोझिकोड में एक कॉन्क्लेव हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, एक संवाद सम्मेलन हुआ था जिसमें ये देखा गया कि जो रूलिंग पार्टी है यानी जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोशिश कर रही है। किस चीज़ की कोशिश कर रही है? एक इमेज मेकओवर की कोशिश कर रही है यानी जो अपनी छवि है, यहाँ इमेज का मतलब होगा छवि, अपनी जो छवि है छवि को बदलने की सुधारने की कोशिश कर रही है। किस लिए? टू काउंटर दी ऑपोजिशंस एलिगेशन यानी कि जो विरोधी दल है उनके विपक्षी दल है उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं यानी कि कुछ आरोप लगाए हैं रूलिंग पार्टी पे जिसे ख़त्म करने के लिए, जिसे गलत साबित करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है वो अपना इमेज मेकओवर कर रही है। और ये क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं? एलिगेशंस लगाए हैं बीइंग प्रो रिच एंड एंटी दलित यानी कि जो विपक्षी दल है, ऑपोजिशन पार्टी है, उसने रूलिंग पार्टी पे ये एलिगेशन लगाया है कि जो रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी अमीर लोगों की सहयोग करती है और दलित के खिलाफ है, एंटी दलित है और प्रो रिच है यानी अमीर लोगों का साथ देती है और दलित लोग जो दबे लोग हैं उन लोगों के खिलाफ है। और इसी सारे पार्ट्स में हमें एरर ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें कौन कौन से पार्ट्स दिए हुए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है द कोझिकोड कॉन्क्लेव ऑल्सो सॉ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। कोझिकोड कॉन्क्लेव ऑल्सो सॉ कुछ पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे सॉ बिल्कुल सही है। द रूलिंग पार्टी ट्राइंग फॉर, रूलिंग पार्टी ट्राइंग फॉर, रूलिंग पार्टी को ट्राई करते देखा, ये भी ग्रामेटिकली बहुत सही है। जो ऑप्शन सी है वो है अ इमेज मेकओवर टू काउंटर द ऑपोजिशंस एलिगेशंस ऑफ इट। ये जो ऑप्शन है ये भी देखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत एक छोटी सी मिस्टेक है। अ इमेज, इमेज जो है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है यानी कि इमेज जो है इसमें वॉवेल की साउंड आ रही है, वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है और इसके साथ यहाँ पे ए लगाया हुआ है। यहाँ पे एन इमेज होना चाहिए, एन इमेज ना कि ए इमेज। तो हमारा जो ऑप्शन जिसमें मिस्टेक है, जिसमें एरर है वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ए इमेज की जगह एन इमेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन डी है बीइंग प्रो रिच एंड एंटी दलित, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा एरर है वो इस पार्ट में है अ इमेज मेकओवर, यहाँ पे अ नहीं एन होना चाहिए क्योंकि इमेज जो है वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 1991 paved the way for privatization of insurance sector in the country। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति एंड लिबरलाइजेशन ने, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस जो सरकार, भारत सरकार ने फॉलो की कब? 1991 में। पेव्ड द वे, उसने ही रास्ता आगे सुझाया प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के लिए। किसके निजीकरण के लिए? इंश्योरेंस सेक्टर के निजीकरण के लिए। आज बहुत सारे बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर है वो प्राइवेट हो रहे हैं, उसके लिए जो हमारे इंस्पिरेशन आई थी वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में फॉलो किया था उससे आई थी। इसी के बारे में ये स्टेटमेंट है और हमें इसमें एरर्स ढूंढने हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन, इसमें गलत होने जैसा कुछ नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 1991,
यहाँ जो सेंटेंस दी हुई है, प्रोसेस फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 1991, एक साल का जिक्र है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में जो आई थी उसको फॉलो किया। तो इंडिया इन 1991 साल के बारे में, साल 1991 में, यानी कि इन 1991 ना कि फॉर 1991। सो हमारा जो एरर है वो पार्ट बी में है, यहाँ पे फॉर की जगह इन होना चाहिए, फॉर गलत है। आगे के भी दो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। पेव्ड द वे फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। पास्ट के बारे में बात हो रही है कि जब 1991 में पॉलिसी आई थी उसने ही रास्ता सुझाया, पेव्ड द वे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन द कंट्री, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो एरर है वो पार्ट बी में है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 1991 नहीं, इन 1991 यानी कि साल 1991 में जो भी पॉलिसी आई थी, आर्थिक पॉलिसी आई थी, उसी ने आगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर का रास्ता सुझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर वर मेनी पीपल प्रेजेंट ऑन द अवार्ड फंक्शन। यहाँ जो बात हो रही है वो एक अवार्ड फंक्शन के बारे में बात हो रही है, एक सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित थे। अब देयर वर मेनी पीपल प्रेजेंट ऑन द अवार्ड फंक्शन। चलिए एक एक करके पार्ट्स को चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि एरर कहाँ है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है देयर वर, बिल्कुल सही है। मेनी पीपल बिल्कुल भी सही है। प्रेजेंट ऑन द, प्रेजेंट अवार्ड फंक्शन में या किसी भी समारोह में हम शामिल होते हैं, ना कि समारोह पर शामिल होते हैं। हम किसी भी समारोह में शामिल होते हैं, ना कि किसी भी समारोह पर शामिल होते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट के बाद हमारे साथ ऑन की जगह इन होना चाहिए, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। यहाँ जो इनकरेक्ट है वो ऑन है, ऑन की जगह यहाँ पे इन होना चाहिए। देयर वर मेनी पीपल प्रेजेंट इन द अवार्ड फंक्शन, सम्मान समारोह में बहुत से लोग उपस्थित थे। आगे जो अवार्ड फंक्शन है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो एरर है वो पार्ट सी में है, यानी कि प्रेजेंट ऑन द, जो कि प्रेजेंट इन द होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये भी हमें सेंटेंसेस दी हुई हैं तोड़ तोड़ के, इसमें हमें एरर पता करना है। जो हमारा पहला पार्ट है वो है द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹136 करोड़ ऑन सर्च इंजन। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 136 करोड़ का फाइन लगाया है। इम्पोज करने का मतलब होता है लगाना या थोपना। जो फाइन होता है वो इम्पोज किया जाता है। इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹136 करोड़ ऑन सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल वगैरह होते हैं जिस पे हम सर्च करते हैं, उस पर 136 करोड़ का फाइन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। मेजर गूगल ऑफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, किस लिए? अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। सो यहाँ पे ऑफ की जगह फॉर होना चाहिए। यहाँ पे ऑफ की जगह किस लिए लगाया गया? किस लिए? अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। के लिए हमारा जो सही वर्ड होगा वो होगा फॉर। आगे की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इन द इंडियन मार्केट फॉर ऑनलाइन सर्च, ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। जो हमारा एरर है वो पार्ट सी में है, यानी कि मेजर गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ना कि ऑफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो हमारा जो एरर है वो पार्ट सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ भी पार्ट्स दी हुई हैं और इसमें भी हमें मिस्टेक्स ढूंढने हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। हमारा फर्स्ट पार्ट है द इंक्रीज टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल, बिल्कुल सही है। क्रेडिट विल एम्पावर फार्मर्स विथ मच नीडेड। द इंक्रीज टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट विल एम्पावर फार्मर्स विथ मच नीडेड। जो टारगेट है यानी कि जो हमारा बजट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए, यानी कि खेती में जो हमें पैसा देना है, जो हमें सरकार को हमारी पैसा लगाना है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें बढ़त हुई है, इंक्रीज हुआ है। विल एम्पावर फार्मर्स, तो ये बढ़त क्या करेगी? फार्मर्स को एम्पावर करेगी, फार्मर्स को सशक्त करेगी। एम्पावर करने का मतलब सशक्त करना। फार्मर्स को और ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा जो कि बहुत ज़रूरी। विथ मच नीडेड फंड्स टू प्रोक्योर एग्रीकल्चरल इनपुट्स इन अ टाइमली मैनर। कैसे? विथ मच नीडेड फंड्स, उन फंड्स की, उन रुपयों की जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी। किस लिए? टू प्रोक्योर एग्रीकल्चरल इनपुट्स इन अ टाइमली मैनर। यानी कि जब भी हमें एग्रीकल्चरल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्रीकल्चरल इनपुट्स हमारा खाद हो सकता है या ऐसी कोई दवाई जो
मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाए या उससे रिलेटेड कोई भी सामान जो खेती के लिए ज़रूरी है, कोई मशीन, ट्रैक्टर या रीपिंग मशीन, तो जो भी मशीन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो होगी एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो यानी कि जो इंक्रीज टारगेट हुआ है एग्रीकल्चरल क्रेडिट के थ्रू वो फार्मर्स को एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा। कैसे? मच नीडेड फंड्स देकर, जिन फंड्स की बहुत ज़रूरत है उन फंड्स को देकर, ताकि हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स को टाइमली मैनर में, यानी जब उसकी ज़रूरत हो हमें उस वक्त हम उसे यूज़ कर सकें। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो है इनमें कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, नो एरर। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलर्स के। अब फिलर्स भी करीब 5 फिलर्स तो सिंगल फिलर्स जो होते हैं वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में पूछे जाते हैं। इनमें हमें एक पूरी की पूरी सेंटेंस दी होती है जिसमें एक ब्लैंक होता है और उस ब्लैंक में जो सूटेबल वर्ड होगा वो हमें फिल करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या सेंटेंस है। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें सेंटेंस का सेंस समझना है। सेंटेंस क्या कह रहा है वो समझना है। अगर हम उसके सेंस को समझ जाएंगे तो इनमें से करेक्ट वर्ड जो होगा वो हम ढूंढ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि दो ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑलमोस्ट साइनोनिम्स होते हैं, उनका मतलब लगभग सेम होता है, लेकिन हमें यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड भरना होता है, यानी कि वही वर्ड जो यहाँ आएगा। तो वो हमें कैसे समझ में आएगा? सेंटेंस के सेंस को अगर हम समझ ले, सेंटेंस क्या कहना चाहता है वो समझ लेता। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैव आर्ग्यूड दैट द बिल प्रोवाइड्स डैश टू हिंदूज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश पोस्ट 1971। जो हमारे पास सेंटेंस है इसके कहने का मतलब है कि पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी, दल यानी कि जो पार्टीज होती हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं, पार्टीज और सिविल सोसाइटीज़ यानी कि सामाजिक सोसाइटी जो है, उन लोगों ने, उन ग्रुप्स ने ये आर्ग्यू किया है, ये बहस की है कि जो बिल आया है, नया बिल जो आया है वो क्या प्रोवाइड करता है, डैश टू हिंदूज़, उन हिंदूज़ को जो बांग्लादेश से 1971 के बाद माइग्रेट होकर आए हैं, यानी कि बांग्लादेश से 1971 के बाद जो भी हिंदूज़ हमारे देश में आए हैं उनको बिल कुछ प्रोवाइड करता है। तो उनको ये किस चीज़ के बारे में, नागरिकता के बारे में लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है ना कि कोई बिल आया है जो किसी दूसरे देश से आने वाले लोगों के बारे में है, कि उन्हें, उन हिंदूज़ को बिल वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोवाइड किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, लेट्स चेक आउट ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट करने का मतलब होता है समझाना या एक्सप्लेन करना। सो बिल प्रोवाइड्स एक्सप्लेन, बिल को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड ज़रूर कर सकता है पर बिल एक्सप्लेन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये वर्ब है। आगे देखते हैं, आगे जो है वो हमारा इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम रहित, यानी जो सीक्वेंस में नहीं हो, जो सीक्वेंस में नहीं हो। सीक्वेंस में होने का मतलब सीक्वेंशियल यानी कि जो सीक्वेंस में हो या क्रम में हो, तो इनसीक्वेंशियल हमारा क्रम रहित भी हो जाएगा। बिल प्रोवाइड्स इनसीक्वेंशियल, बिल प्रोवाइड्स क्रम रहित, ये भी लॉजिकली बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है डिसयूनियन। डिसयूनियन का मतलब होता है एकता का अभाव, यानी जहाँ यूनिटी ना हो, यूनिटी यानी एकता ना हो तो वो डिसयूनियन होता है, यानी कि एकता का अभाव। बिल प्रोवाइड्स डिसयूनियन, बिल जो होगा वो डिसयूनियन कैसे प्रोवाइड करेगा, ये भी लॉजिकली बिल्कुल गलत है। आगे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दैट वी हैव इज लेजिटिमेसी, यानी कि इसका मतलब होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी या फिर हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं वैधता, यानी कि जो रूल के अकॉर्डिंग वैध हो, सही हो, जिसे मान्यता दी गई हो। आगे जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है वो है फर्दरेंस। फर्दरेंस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने को हम फर्दरेंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें कौन सा सबसे जो ऑप्शन है वो हमारे ब्लैंक में सूटेबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन, बिल को एक्सप्लेन प्रोवाइड नहीं करता है, बिल्कुल भी गलत। क्रम रहित, ये भी बिल्कुल भी गलत है। आगे जो है डिसयूनियन, बिल जो है वो हिंदूज़ को डिसयूनियन कैसे, बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करता। फोर्थ ऑप्शन है लेजिटिमेसी या वैलिडिटी, बिल प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी, यानी कि बिल जो है उन हिंदूज़ को
वैधता देता है, वैधता प्रदान करता है जो बांग्लादेश से 1971 के बाद इंडिया आए हैं। ये जो हमने क्वेश्चन का सेंस समझा ना कि क्वेश्चन जो है किसी नागरिकता बिल के बारे में, सिटीजनशिप बिल के बारे में बात कर रहा है, तो सिटीजनशिप बिल नागरिकों को क्या देगा? वैधता देगा, लेजिटिमेसी देगा या वैलिडिटी देगा। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट वुड बी ऑप्शन 4, लेजिटिमेसी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लियरली द बिल इज सीन बाय detractors to be breaking the general dash on the NRC forked after years of political differences and legal challenges to the Assam Accord, of which the ongoing exercise to update the register is an outcome। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी बिल के बारे में है, यानी कि NRC के ही बिल के बारे में, सिटीजनशिप बिल के बारे में ही है। इसमें कहा गया है कि साफ तौर पर द बिल इज सीन बाय detractors, बिल जो है detractors के द्वारा देखा जा रहा है टू बी ब्रेकिंग द जनरल, यानी कि बिल जो है कुछ जनरल चीज़ तोड़ रहा है, कुछ जनरल चीज़ तोड़ रहा है, उसके खिलाफ है। ऑन द NRC forked after years of political differences and legal challenges, तोड़ के क्या कर रहे हैं? कुछ सालों बाद जो पॉलिटिकल डिफरेंस होना है एंड लीगल चैलेंजेस होना है, कहाँ? असम अकॉर्ड में, असम में, of which the ongoing exercise to update the register is an outcome। हमें बहुत पूरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सेंस लगा सकते हैं कि द बिल इज सीन बाय detractors टू बी ब्रेकिंग द जनरल, कुछ आम है, कुछ जनरल चीज़ है जिससे वो बिल तोड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हम पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे जो इसके सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर, यानी जिसे कोई किसी भी बात की खबर ना हो, या फिर हम फॉरगेटफुल भी बोल सकते हैं, बेखबर। जनरल बेखबर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज सिवरेंस, पृथक्करण बोलते हैं इसे, या फिर डिसोल्यूशन। किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं या अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिवरेंस। तो सिवरेंस, जनरल सिवरेंस और ऑन NRC ये भी नहीं होगा। हमें कोई सिवरेंस या डिसोल्यूशन बिल का नहीं करना है, ये बात जनरल लोगों के बारे में हो रही है, वो बिल का डिसोल्यूशन या सिवरेंस नहीं कर सकते हैं। आगे जो थर्ड ऑप्शन है वो है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, आम सहमति। आगे जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग। और जो फिफ्थ ऑप्शन है डीरेल, डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। सो चूँकि यहाँ ट्रेन नहीं है या फिर किसी चीज़ की पटरी से उतरने की बात नहीं है, तो ऑप्शन 5 भी इनकरेक्ट होगा। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जनरल कोऑपरेशन, सहयोग को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये गलत है। आगे देखते कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है आम सहमति, यानी कि हमारा ये जो ब्लैंक है यहाँ पे कंसेंसस ही सूटेबल होगा। चलिए देखते सेंटेंस को पढ़ के कि सेंटेंस का क्या सेंस बनता है। Clearly the bill is seen by detractors to be breaking the general consensus on NRC। जो बिल आई है वो ऐसा देखा जा रहा है कि डिट्रैक्टर्स जो हैं वो जनरल कंसेंसस यानी आम सहमति को तोड़ रहे हैं, यानी कि जो बिल है इस पे सभी एक मत नहीं है, किसी का मत कुछ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वही आम मत ये बिल तोड़ रहा है। इसलिए हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3 कंसेंसस, यानी कि ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी NRC के बारे में ही है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, देखते हैं इसको। द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑन द अदर हैंड डज नॉट डैश माइग्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड रिगार्ड्स ऑल पोस्ट मार्च 24, 1971 migrants irrespective of their religion as illegal aliens who need to be deported। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो NRC का बिल आया है ऑन द अदर हैंड डज नॉट, वो नहीं करता है, यहाँ डज नॉट है, वो क्या नहीं करता है ये हमें भरना है। डज नॉट डैश माइग्रेंट्स, प्रवासी लोगों पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड रिगार्ड्स। वो अब यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि माइग्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पे क्या नहीं करता, बेसिस ऑफ रिलीजन पे हम क्या नहीं कर सकते, वही इस ब्लैंक में आएगा। एंड रिगार्ड्स ऑल पोस्ट मार्च 24, 1971 माइग्रेंट्स irrespective of their religion as illegal aliens who need to be deported। यानी कि हमें बताना है कि NRC जो बिल आया है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन माइग्रेंट्स पे क्या नहीं करता है,
ऑप्शंस को वन बाय वन चेकआउट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का तो मतलब होता है ईमानदारी। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना, पहचानना या फिर भेदभाव करना। किसी को हम किसी से अलग करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर डिस्टिंग्विशिंग दिस। जो थर्ड ऑप्शन है वो है डिसडेन। डिसडेन करने का मतलब होता है तिरस्कार करना। डिसडेन करने का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। इवेड, इवेड करने का मतलब होता है बचना। इवेड करने का मतलब होता है बचना। और ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है वो जो हमेशा सच बोले, यानी कि सत्यवादिता। सो जो हमारा बिल है, बिल में हम दो ऑप्शन यहाँ थोड़े सूटेबल लग रहे हैं, डिस्टिंग्विश और डिसडेन। हम इसमें कैसे पता करेंगे कि हमारे जो ब्लैंक है उसमें क्या जाएगा। जो बिल है वो हमारा डज नॉट डिसडेन, डज नॉट इंसल्ट माइग्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसमें इंसल्ट जैसे किसी शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतना बड़ा कोई इशू नहीं हो रहा कि हम इंसल्ट यूज़ करेंगे। बिल में हम इंसल्ट जैसे शब्द नहीं यूज़ कर सकते। बिल में सिंपल शब्द यूज़ किए जाते हैं, इंसल्ट जैसे डिसडेन जैसे शब्द नहीं यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डिस्टिंग्विश, यानी कि जो एनआरसी बिल है वो माइग्रेंट्स को, प्रवासी लोगों को रिलीजन के बेसिस पर नहीं पहचानता, रिलीजन के बेसिस पर उनसे भेदभाव नहीं करता है। इंसल्ट करना इनअप्रोप्रिएट होगा क्योंकि बिल में किसी इंसल्ट या ऐसे किसी हेट्रेड की बात नहीं की जा सकती। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2 डिस्टिंग्विश। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक फिलर है। The center needs to apply much more thought before pushing the bill for its dash in Assam and for its larger religious assumptions. क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंटर जो है, जो केंद्र सरकार है, उसे बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्या? बहुत ज़्यादा सोच डालने की ज़रूरत है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बिफोर पुशिंग द बिल, बिल को लाने से पहले केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फॉर इट्स, क्या ऐसा हो रहा है जिस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, वही हमें यहाँ फिल करना है। इन असम एंड फॉर इट्स लार्जेस्ट रिलीजियस अजम्पशंस, यानी कि बिल को अधिक से अधिक लोग असम में और देश भर में मान्यता दें, उसके लिए सरकार को उस पर क्या, उसके किस टॉपिक पर, किस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, यही हमारे इस ब्लैंक में आएगा। देखते हैं एक एक करके कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतर विरोध, अंतर विरोध। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब कि वैसी कोई चीज़ जो खुद को खुद से गलत कर रही हो, वो खुद एक तरफ से सही भी हो और एक तरफ से खुद ही वो अपना गलत भी हो। मतलब जो चीज़ सही है उसी में उसका काट छुपा है, उसी में वही अपने आप को खुद गलत साबित कर देती है। ऐसी कोई चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना या किसी की उपेक्षा करना, किसी पे ध्यान नहीं देना। ओवरपास का मतलब होता है पुल, जो ब्रिज होते हैं या पुल होते हैं उसे ओवरपास बोलते हैं। होलसमनेस का मतलब होता है, शुद्ध मतलब होता है स्वास्थ्य प्रदाता, यानी जो देखने में बहुत अच्छा हो, हेल्दी लग रहा हो, उसे हम बोलते हैं होलसमनेस है, स्वास्थ्य प्रदाता। लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑनर। ऑनर का तो मतलब होता है सम्मान, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास इस ब्लैंक में क्या क्या आएगा। द सेंटर नीड्स टू अप्लाई मच मोर थॉट बिफोर पुशिंग द बिल फॉर इट्स डैश इन असम एंड फॉर इट्स लार्जर रिलीजियस अजम्पशंस, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड आ सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन और ऑनर। यहाँ पे ऑनर भी पुट इन किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि ये गलत क्यों होगा। बात यहाँ अजम्पशंस की आ रही है, मान्यता की आ रही है। तो मान्यताओं में ही तो अंतर विरोध हो सकता है। किसी की मान्यता कुछ हो, उसी मान्यता का अंतर विरोध आ जाए। कोई मान्यता पॉजिटिव भी हो अपने आप में और नेगेटिव भी हो, अजम्पशंस है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ऑनर नहीं होगा। अगर ये अजम्पशन वर्ड यहाँ नहीं होता, वही मैंने बोला था कि हम इनमें से कोई ऐसे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो हमारे जो ऑप्शन है उसके साथ अप्रोप्रिएट होंगे, वही वर्ड यहाँ फिल इन होगा। अजम्पशंस के ही तो, मान्यताओं के ही तो कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन ए, कॉन्ट्राडिक्शन। Moving towards the next question. Next question है, the recent thaw in relations between Pyongyang and Washington has been aided by attempts by both the North and South Korea to restore normalcy on the divided peninsula, beginning with dash
during the Winter Olympics and then a meeting between the two Korean leaders. क्वेश्चन जो है वो दो देशों के रिलेशन के बारे में है, दो देश के रिश्तों के बारे में है. द रिसेंट थॉ इन रिलेशंस बिटवीन प्योंगयांग एंड वाशिंगटन. जो दो देश हैं, प्योंगयांग जो पार्ट्स हैं, ये एरियाज हैं देश के, प्योंगयांग एंड वाशिंगटन हैज़ बिन एडेड बाई, एड करने का मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज़ में पॉजिटिवली बढ़ावा देना, उसको मदद करना. एडेड बाई अटेम्प्ट, यानी कि प्योंगयांग और वाशिंगटन के जो रिलेशंस हैं उनमें बढ़ावा दिया गया पॉजिटिव सेंस में, यानी उनकी अच्छी दोस्ती हो रही है बाय अटेम्प्ट्स बाय बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. और इस रिलेशन को सुधारने की अटेम्प्ट किसने की है? दोनों ने, यानी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दोनों ने. टू स्टोर नॉर्मैलिटी, ताकि रिश्ते जो हैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं. अभी कोई झगड़ा चल रहा था दो देशों के बीच में और वो लोग उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. किस बात पे ये झगड़ा था? ऑन डिवाइडेड पेनिनसुला, डिवाइडेड पेनिनसुला पे, बिगिनिंग विथ डैश ड्यूरिंग द विंटर ओलंपिक्स एंड देन अ मीटिंग बिटवीन द टू कोरियन लीडर्स. और ये रिश्तों में सुधार कैसे हुआ? पहला सुधार हुआ विंटर ओलंपिक्स के दौरान दो देश करीब आए, साथ खेले, तो उनमें उनके रिश्तों में सुधार हुआ. और आगे नेक्स्ट क्या हुआ? एक मीटिंग हुई दो कोरियन लीडर्स के बीच में, एक मीटिंग हुई जिसमें उनमें राय सहमति हुई, उनका जो झगड़ा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ. तो इस ब्लैंक में हमारे लिए क्या आएगा? यहाँ जो है ऐसा कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए जो कि झगड़ा को ख़त्म कर रहा हो, कोई पॉजिटिव वर्ड यहाँ आना चाहिए. ये क्वेश्चन का सेंस हमें ये कहता है. तो चलिए लेट्स चेक आउट ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन. हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्कॉर्न. स्कॉर्न करने का मतलब होता है हेटरेड. अब क्वेश्चन का सेंस तो हमें कहता है कि हमें यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ड भरना है, क्योंकि दो देशों के बीच रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो हेटरेड तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज कॉर्डियलिटी. कॉर्डियलिटी का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, कुछ अच्छे रिश्ते, यानी कि आत्मीयता हम इसे कह सकते हैं. जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो कॉर्डियल होते हैं. हमारे रिश्ते एक दूसरे से अच्छे होंगे यानी कॉर्डियल होंगे, यानी कि दोनों तरफ से रिश्ते अच्छे होंगे. जो थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज अबेटमेंट. अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना या बहकाना. अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना या बहकाना. मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन का सेंस ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव सेंस में होगा. तो उकसाना या बहकाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. बिगिनिंग विथ असिस्ट, ये असिस्ट करने का मतलब है सहयोग या सहायता करना हो सकता है. तो असिस्ट नहीं हो सकता. अगर यहाँ असिस्टेंस होता तो शायद ये कुछ हद तक सही होता, लेकिन चूंकि ये असिस्ट है तो इसलिए ये गलत होगा. आगे देखते हैं कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना. दो वर्ड्स जो हमें यहाँ पॉजिटिव सेंस में लग रहे हैं वो है कॉर्डियलिटी एंड कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का भी मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, साथ में मिलकर काम करना. लेकिन जब हम रिश्तों की बात करें, कोई किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो दो देश साथ में मिलकर काम कर सकते थे, कोलैबोरेट करके काम कर सकते थे. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो रिश्ते कैसे हो सकते हैं? रिश्ते कॉर्डियल हो सकते हैं, आत्मीय रिश्ते हो सकते हैं. इसलिए हमारा जो ऑप्शन 2 होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. और यहाँ हमारे ब्लैंक में जो होगा वो होगा कॉर्डियल. दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो. तो आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.